अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी है, उसके 5 बेटे हैं। ए बी नाम समझ लें उनके, सी डी और ई। 20 एकड़ उसके पास ज़मीन है। उसके इंतकाल के बाद उन 5 बेटों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा बराबरी की बुनियाद पे बगैर किसी बदमाशी के 4 एकड़ मिलेगा हर एक को। ठीक। अब इन 5 में से हर एक के फर्दर 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि इस मिलिट्री में हैं और अब इनकी वफात के बाद इनको कितने कितने मिलेंगे, 2-2 एकड़ मिलेंगे। सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए जायदाद मुसलसल बंटवारे के बाद कम होती गई, लेकिन घी कहाँ गया? खिचड़ी में। वो टोटल जायदाद कहाँ गई? पूरी की पूरी जायदाद उतने की उतनी है, 20 के 20 एकड़ ही हैं। हिस्सेदार ज़्यादा होने की वजह से हर एक के हिस्से में थोड़ी जायदाद आ रही है। अच्छा जी, सवाल हमारे पास है, बल्कि सवाल है 2। कौन कौन से? पहला सवाल ये है कि लाइट जब ट्रेवल करती है, रोशनी जब सफ़र करती है खला में जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो क्या एनर्जी का लॉस होता है? जवाब है नहीं। जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। किसी मीडियम में हो तो एनर्जी का लॉस एक्सपेक्टेड है। वैक्यूम में सफ़र करते हुए कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 ये है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ब्राइटनेस फासले के साथ साथ क्या ये यूनिफॉर्म रहती है? हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, फासले के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई लाइट सोर्स है, इससे यहाँ से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फासला 2 गुना ज़्यादा करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी 4 गुना कम होती जाएगी। इसका मतलब है सोर्स से जैसे जैसे दूर जाएंगे रोशनी कम होती जाएगी। अब ये दोनों सवाल ठीक हैं, दोनों जवाब ठीक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं, मुतज़ाद है। एक तरफ हम कहते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए खला में, और उसी खला में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, फासले के साथ साथ इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये क्या बात हुई? बातें दोनों ही ठीक हैं। बात असल में क्या है कि अगर तो आप ओवरऑल एनर्जी को देखें, देखिए लाइट वेव है और ये वेव फ्रंट्स की शक्ल में प्रोपेगेट करती है, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से निकलने के बाद पहला वेव फ्रंट होगा ये, दूसरा वेव फ्रंट उससे ज़्यादा फासले पर होगा, दूसरे वेव फ्रंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा स्फीयर बनेगा, ज़्यादा बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा। उसके बाद जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो उससे भी बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा, उससे अगला वेव फ्रंट बनेगा वो उससे भी बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा। अब वो एनर्जी, लाइट की एनर्जी जो पहले इतने हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब वो इतने हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब वही इस जायदाद की तरह इतने हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वही एनर्जी इतने हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ओवरऑल एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ। ओवरऑल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पहले इतने हिस्से में जो एनर्जी आती थी, अब वही एनर्जी इतने हिस्से में आ रही है, तो हर एक के हिस्से में क्या होगा? थोड़ी थोड़ी आएगी। नतीजा क्या होगा कि अगर आप एक लाइन पे देखेंगे तो इस जगह पे जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे उससे कम होगी, यहाँ पे उससे कम होगी, यहाँ पे उससे कम होगी। लेकिन वही एनर्जी जब ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा। तो याद रखिए, जब ये कहा जाता है कि वैक्यूम में एनर्जी के लॉसेस नहीं होते, लाइट का लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लॉस नहीं होता वैक्यूम में, तो ये ओवरऑल लॉस की बात की जाती है। और जब हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, तो वो हम यहां से फिर किसी भी फासले पर देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, वो एक ओवरऑल पिक्चर बना के नहीं देखेंगे। आई होप ये मामला क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।